नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेत यादव स्वागत करता हूं आप सभी का यूथ ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, कल आपका दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हुआ है और आज आपका टॉपिक है मुग़ल साम्राज्य। तो हम लोग मुग़ल साम्राज्य को आज पढ़ने वाले हैं और दोस्तों एक ही टॉपिक में एक ही वीडियो में आपका आज पूरा मुग़ल साम्राज्य कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें। और ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो मैं नहीं चाहूँगा कि कल का जो वीडियो रहा वो काफ़ी लॉन्ग हो गया था, तो उतना बड़ा ये रहे तो थोड़ा सा स्पीड मेरी ऐसे भी लोगों को कहना है आप लोगों का कि स्पीड थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो फिर ऑफलाइन में आप मेरी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते तो उस हिसाब से कर लेना, क्योंकि टाइम कम है और आपको पढ़ना ज़्यादा है और पढ़ाना भी ज़्यादा है। तो उसके लिए आप अपने हिसाब से अपने जैसे भी आपको सही लगे स्पीड आप अपनी मेंटेन कर सकते हैं। तो जल्दी से इस टॉपिक को आज ख़त्म करना चाहेंगे। मुग़ल जो हमारा साम्राज्य हुआ है, मुग़ल एम्पायर। अब दिल्ली सल्तनत में जैसा आपने पढ़ा कि दिल्ली सल्तनत 1526 में जैसे बाबर आएंगे और इब्राहिम लोदी ख़त्म हो गया, उसकी हत्या हो जाती है। एकमात्र जो वहाँ से सवाल बनता है कि युद्ध स्थल में मरने वाला दिल्ली सल्तनत का राजा तो इब्राहिम लोदी, और उसके बाद बाबर आते हैं और हिंदुस्तान में मुग़ल साम्राज्य की नींव पड़ती है। तो देखो, मुग़ल साम्राज्य जो है वो इतिहासकारों ने दो भागों में बांटा है। पहला क्या है, एक एक मुग़ल साम्राज्य में ये जो इम्पोर्टेंट किंग हुए हैं ये आते हैं, और दूसरा मुग़ल साम्राज्य में उत्तर मुग़ल साम्राज्य बोला जाता है। उत्तर मुग़ल साम्राज्य, उसमें ये छोटे छोटे जो 2-2 3-3 साल के लिए राजा बने हैं, जो बिल्कुल भी शक्तिशाली नहीं थे। एकमात्र पतन की तरफ जो अग्रसर हो जाता है मुग़ल साम्राज्य, तो उस पीरियड को उत्तरकालीन मुग़ल साम्राज्य बोला जाता है। ओके, तो पहले आज हम सबसे पहले बाबर पढ़ेंगे। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगज़ेब और बहादुर शाह जफ़र। ये बहादुर शाह जफ़र बहादुर शाह जफ़र प्रथम है और ये अंतिम बहादुर शाह जफ़र द्वितीय थे। ओके, तो बहादुर शाह जफ़र जो कि औरंगज़ेब का पुत्र था, इसी के बाद मुग़ल साम्राज्य जो है पतन की तरफ बढ़ जाता है। तो हम सब कुछ एक एक करके इन सातों राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी करा दिए जाएंगे। दोस्तों, मैंने इस टॉपिक को थोड़ा सा आपको समझने में ईज़िली हो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें थोड़े से चेंजमेंट ये किए हैं कि जैसे मैंने सबसे पहले मुग़ल जो पहला राजा है बाबर, तो मैंने बाबर रखा है, और बाबर के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं कम से कम 20 से 25 या 30 क्वेश्चन मैंने पहले बाबर के रखे हैं, उसके बाद हुमायूं के रखे हैं, और फिर अकबर। इसी तरीके से 7 जो ये किंग हैं इन सब के एक एक बाद मैंने क्वेश्चन रखे हैं। और ये जो मुग़ल काल है इसके मैंने 15 क्वेश्चन, सिर्फ 15 क्वेश्चन ही बनेंगे, तो इसके MCQ 15 रखे हुए हैं। ओके, तो इससे जो दिल्ली सल्तनत में थोड़ा सा अगर आपको मैं वैसे अच्छा समझे थे, आप लोग बढ़िया किए हैं, लेकिन अगर जो भी बिगनर होगा हिस्ट्री के लिए उसे समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई होगी, तो इसलिए मैंने सोचा मुग़ल साम्राज्य को थोड़ा सा आपको ईज़िली समझाने के लिए ये लिमिटेड टाइम में बेस्ट तरीका रहेगा। तो आप लोग चलिए मेरे साथ पढ़िए। अब दोस्तों, सबसे पहले आपका राजा आता है बाबर। तो बाबर का पहले तो देखिए, बाबर का जो रियल नेम था वो ज़हीर उद्दीन मोहम्मद बाबर था। क्या था भाई? ज़हीर उद्दीन मोहम्मद बाबर। इसका सिर्फ यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बाबर का रियल नेम क्या, पूरा नाम क्या था, तो ज़हीर उद्दीन मोहम्मद बाबर। इसके बाद इसका जो जन्म था 14 फरवरी 1483 में होता है, और ये 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो डेट से हिस्ट्री है तो भाई डेट से DOB से ही भी आपके सवाल बन सकता है। तो देख लें, 1483 में इसका जन्म होता है, 14 फरवरी 1483 सिंपल है इसकी डेट ऑफ बर्थ, और 1530 में ये मर जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। पिछली बार पैट में आपका औरंगजेब की मृत्यु पूछ ली गई थी, कथन निष्कर्ष में एक सवाल था आपका। तो आपको जो इम्पोर्टेंट राजा हुए, किसी ने नहीं सोचा था कि औरंगजेब की मृत्यु पूछ लेगा भाई डेट, तो इस हिसाब से आपको थोड़ा सा देख के जाना है। ओके, तो इसके बाद आपका पहला पॉइंट है इसमें, इसका ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका पूरा नाम है, और
इस वंश का यानी मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक है वो कौन है भाई? आपका दूसरा क्वेश्चन, बाबर को माना जाता है। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर को माना जाता है। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये मध्य एशिया में फरगना पड़ता है काबुल के पास, तो वहाँ के फरगना का ये मूल निवासी था। इसके बाद आपका इससे जो पहला शब्द दूसरा अगला पॉइंट जो बनेगा कि देखो मुबैयान नामक एक वाद्य शैली थी। वाद नहीं, पद्य शैली। मुबैयान नामक पद्य शैली, ये टर्किश भाषा का कोई शब्द है मुबैयान, और जैसे अपने गद्य पद्य होते हैं उसी तरीके से एक पद्य शैली का इसने जन्म दिया था। ओके, मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता बाबर को माना जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट इसके 4 युद्ध आते हैं, पानीपत, उसके बाद खानवा, फिर चंदेरी और घाघरा। इन सिर्फ चार जो इसके इम्पोर्टेंट युद्ध हुए हैं 1526 से लेके 1530 तक, इनको बहुत अच्छे से थोड़ा सा समझना है 2-2 लाइन में, और उसके बाद सीधे हम इसके क्वेश्चन पे चलेंगे। तो दोस्तों पानीपत का जो प्रथम युद्ध था ये 1526 में हुआ था। आप सभी को पता है इसी युद्ध के बाद हिंदुस्तान में, भारत में जो मुग़ल साम्राज्य है इसकी क्या पड़ जाती है? नींव पड़ जाती है। तो इसमें पहले तो देखिए 1526 में कब हुआ, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका कि 1526 में जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो किस के मध्य हुआ है? तो भाई बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ है। ओके, इसके बाद दूसरा युद्ध आता है 1527 में, ये डेट इसकी नहीं लिखी है, तो 1527 में कब आता है? 1527 में खानवा का युद्ध। 1527 में खानवा का युद्ध, यह युद्ध इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि इसने हिंदुस्तान में नींव तो डाल ली है, लेकिन अब अपने आप को स्थापित अगर करना है, यानी मुग़ल साम्राज्य को स्थापित करने के लिए यह युद्ध सबसे इम्पोर्टेंट था। खानवा का युद्ध, आपने एंट्री तो कर ली इंडिया में, ऐसे तो कई बार कईयों ने एंट्री कर ली, लेकिन फिर क्या हुआ, वो स्थापित अगर नहीं हो पाए तो फिर उन्हें वहाँ से भागना पड़ा। जैसे कि अफ़गान आएंगे आगे तो शेरशाह सूरी एंट्री कर जाता, कई सालों तक रहता, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती, फिर क्या अफ़गान जो डायनेस्टी होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसी तरीके से खानवा का युद्ध बाबर की नज़रों से बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो इस युद्ध में जो राणा संगा, तोमर वंश का राजा था, कौन था भाई? राणा संगा। पहले तो देखो खानवा का युद्ध कब हुआ, तो 1527 में, डेट लिख लीजिए आप, 1527 में हुआ। अब किसके विरुद्ध हुआ? तो राणा संगा। खाना किसके साथ खाया इसने? इसकी ट्रिक आती है ना, पानी पिया, खाना खाया, चांद पे गया, घाघरा उड़ के सो गया, इस तरीके से। तो खाना किसके साथ खाया भाई? राणा लोगों के साथ खाना खाएगा बाबर। तो खानवा का युद्ध किसके साथ हुआ? राणा संगा के साथ। ओके, इसके बाद इसमें इब्राहिम लोदी का भाई था महमूद लोधी। अब देखो इब्राहिम लोदी को पराजित किया, इब्राहिम लोदी को भी पराजित किया। तो इब्राहिम लोदी का जो भाई था वो किससे मिला जाके? राणा संगा से मिल गया। तो राणा संगा के साथ इसने इब्राहिम लोदी के भाई को भी, महमूद लोधी को भी पराजित कर दिया। अब इसके बाद अगला पॉइंट है कि इसी युद्ध के दौरान इसने जिहाद का नारा दिया था। क्या दिया था? जिहाद का नारा। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया? यानी जिहाद का मतलब होता है उसने अपने सैनिकों से कहा कि ये हमारे लिए धर्म युद्ध है, अगर हम ये युद्ध हार गए तो हम ना तो जहाँ से आए थे वहाँ के रहेंगे और नहीं जहाँ हम रहने आए हैं वहाँ ही रह पाएंगे, तो ये हमारे लिए धर्म युद्ध की बात है। तो सवाल आपका बनता है जिहाद का नारा किस युद्ध में बाबर ने दिया? तो आपका हो जाएगा खानवा का युद्ध में जिहाद का नारा दिया। अगला क्वेश्चन है गाजी की उपाधि किस युद्ध में जीतने के बाद ये रखता है? तो गाजी की उपाधि खानवा के युद्ध के बाद ये अपनी गाजी की उपाधि धारण करता है। तो बाबर से अभी आपने देख लिया, पहला युद्ध पानीपत का, इब्राहिम लोदी को पराजित किया। दूसरे युद्ध खानवा का, राणा संगा के साथ इसने लड़ा है और इसमें राणा संगा को पराजित करता है, गाजी की उपाधि धारण कर रहा है और धर्म युद्ध जो कि जिहाद का नारा है वो जिहाद का नारा दे रहा है। तो ये 3 पॉइंट इस युद्ध से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चंदेरी का युद्ध आता है। बस चंदेरी के युद्ध में ये पूछा जाएगा अगर आएगा तो कि चंदेरी का युद्ध किसके साथ हुआ, तो आपको याद रखना है मेदिनी रॉय के साथ। किसके साथ? चंदेरी के प्रसिद्ध राजा हुए हैं मेदिनी रॉय के साथ चंदेरी का युद्ध हुआ है। ओके, इसके बाद
अंतिम इसका जो युद्ध था भारत में, घाघरा का युद्ध। तो घाघरा का युद्ध जो था वो लोधी लोधी जो बचे खुचे थे लोधी, उसके नेतृत्व में अफ़गानों के साथ हुआ था। किसके साथ? अफ़गानों के साथ। तो बाबर ने घाघरा के युद्ध में बंगाल या बिहार की संयुक्त सेना को पराजित किया था। मतलब बंगाल और बिहार की एक संयुक्त सेना बन गई थी, अफ़गानों की और लोधियों की। तो संयुक्त सेना को बाबर पराजित करता है। अब इससे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट निकलने वाला आपका ये है कि घाघरा का जो युद्ध था यह जल और थल यानी ज़मीन और पानी दोनों में लड़ा गया था। तो क्वेश्चन आपका यहाँ से ये बनता है कि जल और थल में लड़ने वाला बाबर का कौन सा युद्ध था? तो घाघरा का। ओके, तो ये आपको याद रखना, चारों आपके युद्ध हो जाएंगे। पहला हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध, इब्राहिम लोदी को पराजित किया। दूसरा खानवा का युद्ध 1527 में है, इसमें राणा संगा के साथ खाना खाया। मेदिनी राय के साथ ये चांद पर गया और अफ़गानों के साथ इसने घाघरा का युद्ध किया। अफ़गानों के साथ घाघरा का युद्ध किया और इसकी मृत्यु भी 1530 में हो जाती है। 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब बाबर के दोस्तों यहाँ कुछ पॉइंट हैं इंपॉर्टेंट। इसी से ये पॉइंट क्या क्वेश्चन मैंने बनवर्ड के तौर पे आपके डाल दिए गए हैं, इसलिए कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि बाबर सीधी बात है, समझने में और पढ़ने में आपको आसानी हो, इसलिए फैक्ट के रूप में आपको क्वेश्चन डाले गए हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है बाबर से कि बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की? तो बाबर ने बादशाह की उपाधि 1507 ईस्वी में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका मुग़ल वंश की नींव किसने रखी? तो आपको पता है मुग़ल वंश की नींव बाबर ने रखी। ये जितने भी बाबर के 20 से 22 क्वेश्चन होंगे, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। सारे क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं ये सारे बनवर्ड के तौर पे मैंने बाबर के सिर्फ यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ऐसे ही आपको हुमायूं के मिल जाएंगे 20-22 क्वेश्चन, अकबर के 20 से ज़्यादा हैं क्योंकि अकबर इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है, तो उससे 30+ क्वेश्चन है। फिर जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, तो जितने भी क्वेश्चन हैं अब सिर्फ क्वेश्चन पे बात करेंगे और कोई भी बात नहीं होगी और सिर्फ जल्दी से जल्दी हम लोग इस टॉपिक को ख़त्म कर देंगे क्योंकि टॉपिक बड़ा है। तो पहला क्वेश्चन हो गया कि बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की? तो 1507 में। दूसरा क्वेश्चन है आपका मुग़ल वंश की नींव किसने रखी? तो भाई बाबर ने मुग़ल वंश की नींव रखी भारत में 1526 में, पानीपत के प्रथम युद्ध को जीतने के बाद इब्राहिम लोदी को पराजित करके। तीसरा आपका क्वेश्चन है कि मुग़ल किसके वंश से संबंधित रखते हैं? तो भाई देखो, मुग़ल जो थे वो तुर्की के चुगतई वंश से संबंधित रखते हैं। किससे? चुगतई वंश से। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका कि मुग़ल जो हैं वो किससे संबंधित रखते हैं? तो मुग़ल तुर्की के चुगतई वंश से संबंधित रखते हैं। ये क्वेश्चन आपको याद करना है। चुगतई वंश के थे। किसके थे? चुगताई तुर्क थे ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? बाबर ने अपनी बायोग्राफी खुद लिखी है, इसीलिए बायोग्राफी आत्मकथा बोलेंगे। तो बाबर की जो आत्मकथा है वो उसका पहले तो नाम पता होना चाहिए, तुजुक-ए बाबरी। तुजुक-ए बाबरी या फिर बाबरनामा। क्या है भाई? तुजुक-ए बाबरी तुर्की में बोलेंगे और हिंदी में या फ़ारसी में बोलते हैं बाबरनामा। तो तुजुक-ए बाबरी बाबर ने स्वयं लिखी है और किस भाषा में लिखी है? तो टर्किश यानी तुर्की भाषा में इसने लिखी है। तो 4 क्वेश्चन आपके ये हो गए। 5वां क्वेश्चन है खानवा का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? तो अभी देखो सारे युद्ध पढ़े, युद्ध से तो आपके क्वेश्चन सभी अच्छे से याद हैं आपको। तो खानवा का युद्ध 1527 में राणा संगा और बाबर के बीच हुआ, जिसमें राणा संगा को बाबर ने पराजित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। बाबर के अलावा कौन से मुग़ल शासक का मकबरा भारत से बाहर है? देखो बाबर का जो मकबरा है वो कहाँ है भाई? बाबर का मकबरा है काबुल में। कहाँ है? काबुल में। ओके, बाबर का मकबरा आपका है काबुल में। इसके बाद दोस्तों बाबर के अलावा कौन सा ऐसा राजा हुआ है जिसका मकबरा भारत से बाहर है? तो भाई आपके जहांगीर का है। इसका पड़ता है लाहौर में। कहाँ है भाई? जहांगीर का। तो 2 राजा हैं, एक बाबर, इसका काबुल में है मकबरा, और दूसरा जहांगीर, इसका कहाँ है? जहांगीर का है लाहौर में। और तीसरे आते हैं बहादुर शाह जफ़र। इसका तो सबको पता है रंगून में है क्योंकि इन्हें काला पानी की सज़ा सुना दी जाती है अंग्रेज़ों के द्वारा। बहादुर शाह जफ़र द्वितीय। ओके,
क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। मुगल वंश की नींव रखने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? तो आपको पता है इसका आंसर, फरगना का शासक था। कहाँ का था भाई? मुगल वंश, यानी जो बाबर है उसके पिताजी जो थे वो कहाँ के शासक थे? तो फरगना, जो कि काबुल के पास पड़ता है। फरगना मध्य एशिया में पड़ता है। फरगना के रहने वाले थे और चुगतई वंश के थे। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। बाबर का पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया गया था? क्वेश्चन नंबर 8 है, बाबर भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? तो ठीक है, यूसुफ जइयों के विरुद्ध किया था। किसके विरुद्ध? यूसुफ जइयों के विरुद्ध 1519 में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका कि बाबर ने जब भारत पर आक्रमण किया, यानी भारत पर जो वो एंट्री कर रहा था, भारत में जब वो घुसता है तो सबसे पहले उसका सामना किस, अब देखो वहाँ के जो लोकल लोग होंगे उन्हें यूसुफ जई बोलते होंगे। कहाँ? सिंध प्रांत के थे। तो उस समय तो सिंध पूरा भारत में ही आता है। तो सिंध प्रांत में यूसुफ जइयों के विरुद्ध इसका पहला झड़प होती है। 1519 में ही इसने देखो शुरुआत कर दी थी भारत में आने की। और कब इसने पूरी तरीके से विजय प्राप्त कर पाई? तो 7 साल लग गए। ओके, 1526 में। तो पहला आक्रमण इसने किसके विरुद्ध किया? यूसुफ जइयों के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 9 है, बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी? देखो अभी बताया था, तुर्की भाषा में। और नाम क्या है इसका? तुजुक-ए बाबरी या बाबरनामा। बाबर का पूरा नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई? तो इब्राहिम लोदी और बाबर। ये सब आपको पता है, बस आप रिवीजन के लिए एक बार सुनते रहेंगे आप, तो आप एग्ज़ाम के टाइम आराम से इस क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के क्या थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर डीप जाएगा तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के कौन थे? तो भाई तोपची थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई? तो बाबर की मृत्यु भाई आगरा में हो जाती है। और इसका मकबरा कहाँ है? काबुल में है इसका मकबरा। हाँ, काबुल में ही है, बिल्कुल। काबुल में एक जगह पड़ती है, क्या कोई बताएगा काबुल में किस जगह पे इसका मकबरा है? समरकंद में। कहाँ है भाई? बिल्कुल याद आ गया, समरकंद में। ये अपनी जो बायोग्राफी लिखता है तुजुक-ए बाबरी, उसमें हिंदुस्तान की काफ़ी तारीफ़ करता है, लेकिन उसका जो सबसे प्रिय जगह थी वो समरकंद ही थी। तो समरकंद में ही इसकी क्या होती, काबुल के समरकंद में इसका मकबरा बनाया जाता है बाद में। अगला क्वेश्चन है, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई? ये हो गया आपका 13 क्वेश्चन। आगरा में हुई। इसके बाद 14 है, बाबर और मेदिनी राय के बीच युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो भाई चंदेरी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? चंदेरी के युद्ध। और मेदिनी राय के साथ वो कहाँ गया? चांद पे। ऐसी आपकी ट्रिक है, वो 1528 में चंदेरी का युद्ध। ओके। क्वेश्चन नंबर 15 है, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? तो 1526, इसका आंसर आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस युद्ध में बाबर ने तोप खाने का इस्तेमाल किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तोप खाने का इस्तेमाल किया। क्वेश्चन नंबर 17 है, कुतलुग निगार खान किसकी माता थी? कुतलुग निगार खान किसकी माता थी भाई? तो बाबर की माता का नाम था कुतलुग निगार खां। कुतलुग निगार खां। अगला क्वेश्चन है, बाबर के पिता का क्या नाम था? तो बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। और ये समरकंद के राजा थे, उमर शेख मिर्ज़ा। क्वेश्चन नंबर 19 है, उदारता के कारण बाबर को किस नाम से जाना जाता है? तो भाई देखो इनका ये कलंदर नाम बहुत आता है कि कलंदर किसकी उपाधि थी? तो उदारता के कारण बाबर को कलंदर कहेंगे। क्या कहेंगे? कलंदर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 19। उदारता के कारण बाबर को क्या कहते हैं? कलंदर कहा गया। तो आपका सवाल आएगा, कलंदर किसकी उपाधि थी? तो बाबर की उपाधि थी। गाजी की उपाधि इसने धारण की थी राणा संगा से युद्ध जो किया खानवा का, उसके बाद। क्वेश्चन नंबर 20 है, बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कब माना जाता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट आक्रमण, इसके बाद ही भारत में इसकी नींव पड़ जाती है मुगल साम्राज्य की, तो 1526। क्वेश्चन नंबर 21 है, बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 24 फरवरी 1483 के फरगना में हुआ। क्वेश्चन नंबर 22 है, बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ थी? तो भाई देखो बाबर के जो वंशज यानी इनके जो पूर्वज थे उनकी राजधानी कहाँ थी? तो समरकंद में थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? तो इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी को। ये क्वेश्चन आपको कराया है। घाघरा का युद्ध में अफगानों और महमूद लोदी को पराजित करता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने किस वंश की नींव रखी? तो पता है आपको, मुगल वंश की
नींव रखी गई। क्वेश्चन नंबर 25 है, बाबर ने युद्ध की कौन सी नीति अपनाई थी? तो तुलगमा पद्धति। ये तुलगमा पद्धति क्या थी भाई? तो तुलगा तोप चलाने की जो एक प्रक्रिया थी उसे तुलगमा पद्धति बोला जाता है। तोप चलाने की जो प्रक्रिया थी, तोप चलाना, और तोपों की वजह से ही इसने पानीपत का प्रथम युद्ध जीता था। क्वेश्चन नंबर 26 है, बाबर ने काबुल पर कब कब्जा किया? तो 1504 में इसने काबुल पर कब्जा किया। अब हम लोग ये आपका जो देखो बाबर कंप्लीट हो गया पूरा, इसके युद्ध भी हो गए। ये 4 इम्पोर्टेंट युद्ध हैं चारों, और आप दोबारा से इस वीडियो को देखना, और इसके जितने भी मैंने अभी पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन कराए हैं ये सारे 14 इधर और यहाँ 26 तक 26 क्वेश्चन, 25-26 क्वेश्चन जो भी हैं, और उसके बाद पहले जो मैंने बताया वो अच्छे से आप लोग पढ़ लेना। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हुमायूं के। तो हुमायूं का अगला जो राजा बनेगा कौन है भाई? बाबर का लड़का हुमायूं है। तो हुमायूं के 4 बड़े जो इसके जीवन काल में युद्ध होते हैं वो यही इसी टॉपिक मैंने यहीं लिख दिए, इसलिए आपको यही याद करने हैं। सबसे पहला देवराय का युद्ध 1531 में लड़ा गया। दूसरा चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा गया। तीसरा है बिलग्राम का युद्ध 1540 में, और अंतिम इसका युद्ध है सरहिंद का युद्ध 1555 में। कौन सा? सरहिंद का युद्ध 1555 में। तो इसके 4 हैं। पहला देवरा का 1531, चौसा का 1539। चौसा किसके विरुद्ध हुआ? शेरशाह सूरी में। चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने इसे पराजित कर दिया, और पूर्णतः पराजित कब किया? 1540 में। फिर इसे हिंदुस्तान छोड़कर भागना पड़ता है हुमायूं को। ओके, और 1555 में ये वापस आता है, और सरहिंद, तब तक शेरशाह सूरी की मृत्यु हो चुकी थी कालिंजर में, तो फिर ये वापस आता है और ये फिर अफ़गानों को पराजित कर देता है और भारत का क्या बन जाता है? सम्राट बन जाता है हुमायूं 1555 में। और उसके बाद इसका पॉइंट है कि दीन पनाह में पुस्तकालय था, दीन पनाह पुस्तकालय, उससे गिरकर इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। देखो आपको पॉइंट टू पॉइंट यहीं से पढ़ना है, आपके यहीं से सारे पैट में क्वेश्चन बन जाएंगे। अब इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 27 क्वेश्चन बोल रहा है, देखो कितने साल की उम्र में हुमायूं राजगद्दी पर बैठा? तो 23 साल की उम्र में हुमायूं राजगद्दी पर बैठता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ? तो चौसा का युद्ध जैसे बताया शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ। कब हुआ? 1539 में। 1539 बोलेंगे 39, ओके, 1539 में चौसा का युद्ध हुआ। इसके बाद कन्नौज का युद्ध कब हुआ? तो 1540 में। कन्नौज का युद्ध बोलते हैं या बिलग्राम का युद्ध बोलते हैं, दोनों वर्ड आते हैं, कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध। इसमें हुमायूं इतनी बुरी तरीके से परास्त हो जाता है कि अपनी जान बचाने के लिए गंगा नदी में कूद जाता है। ओके, गंगा नदी में कूद जाता है। तो 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था, किसके विरुद्ध? हुमायूं और शेरशाह सूरी में। क्वेश्चन नंबर 31 है, बाद में हुमायूं ने भारत के बाहर कहाँ शरण ली? यानी जब वह भारत से बाहर पराजित होकर भाग जाता है जान बचाने के लिए, फिर ये कहाँ जाता है? तो ईरान के शाह, ईरान चला जाता है, और ईरान के शाह होते हैं उन्हीं के यहाँ पे ये शरण लेता है, और उनकी पुत्री से इसका विवाह होता है, क्या नाम होता है? हमीदा बानो। उससे फिर हमारे अकबर जी का जन्म होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, किस युद्ध में हारने के बाद हुमायूं को भारत से बाहर शरण लेनी पड़ी? क्वेश्चन नंबर 32 है, किस युद्ध में हारने के बाद हुमायूं को भारत से बाहर शरण लेनी पड़ी? तो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। देखो बिलग्राम भी शब्द आता है, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। 33 क्वेश्चन है, किसने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया? तो हाजी बेगम। किसने? हाजी बेगम ने हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनवाया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 33। क्वेश्चन नंबर 34 है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्ध में, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहला आपका चौसा या चौहरिया युद्ध आता है, वो सबसे पहले आपका आता है कौन सा? देखो बताया था इधर, देवरा का युद्ध, देवरा का युद्ध, देवरा या दोहरिया का युद्ध बोलते हैं इसे। इसके बाद चौसा का युद्ध, फिर बिलग्राम का युद्ध, फिर सरहिंद का युद्ध। ओके, तो चौहरिया, चौसा, बिलग्राम और सरहिंद, ये आपके इसके सही कालक्रम हो जाएंगे। 35 क्वेश्चन है, हुमायूं का पूरा नाम क्या था? तो हुमायूं का पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है, जैसे बाबर का ज़हीरुद्दीन मोहम्मद था, ऐसे ही हुमायूं का क्या है? नसीरुद्दीन हुमायूं।
क्वेश्चन नंबर 36 है, दिल्ली के नज़दीक हुमायूं ने किस नगर की स्थापना की थी? तो दिल्ली के नज़दीक इसने दीन पनाह नगर की स्थापना की थी। और दीन पनाह नगर की जो पुस्तकालय थी, इसकी सीढ़ियों पर जब ये चढ़ता है तो वहीं से गिर के इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 37 है, किसकी मदद से हुमायूं ने दोबारा सत्ता हासिल की? तो ईरान के शाह और बैरम खां। कौन थे भाई? ईरान के शाह थे और बैराम खां जो आगे अकबर के संरक्षण बनते हैं, बैराम खां, इनके ही सहयोग से इसने दोबारा से सत्ता हासिल की। क्वेश्चन नंबर 38 है, चौसा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो चौसा के युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई। 39 क्वेश्चन है, हुमायूं की मृत्यु कैसे हो गई? तो 1526 में दिल्ली के शेर मंडल पुस्तकालय या वही दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 40 है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि दिल्ली की गद्दी पे बैठने से पहले हुमायूं कहीं का तो सूबेदार रहा होगा। जैसे सारे राजा राजकुमार पहले सूबेदार रहते हैं, उसके बाद उन्हें किंग बनाया जाता है। तो बदख्शां, ये बदख्शां का सूबेदार था। अब 2 क्वेश्चन और हैं हुमायूं से कि अपने निर्वासन काल के दौरान हुमायूं ने कहाँ शरण ली? तो राणा वीरसाल के यहाँ। किसके यहाँ? राणा वीरसाल के यहाँ भी ये शरण लेता है। जब विवाह करने के बाद ये वापस आता है तो राणा वीरसाल के यहाँ शरण लेता है और यहीं राणा वीरसाल के यहाँ अकबर का जन्म होता है। हुमायूं नामा किसकी रचना है भाई? तो हुमायूं नामा हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम की। तो इसकी जो बहन थी हुमायूं नामा की रचना करती है। बहुत बार बार क्वेश्चन आता है, हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो गुलबदन बेगम ने की। उसकी बाबर नामा की किसने की? तो बाबर ने की है, और तुझो के बाबरी बोलते हैं, तुर्की भाषा में है। तो आपके हुमायूं से यहाँ से 27 से 42 तक क्वेश्चन हो रहे हैं, ये सारे आपको याद कर लेने हैं। बार बार पढ़ के 2 बार पढ़ना, याद हो जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं सीधा अकबर पे और अकबर को ख़त्म करेंगे। इसके बाद 2 राजा और हैं, टॉपिक जल्दी से ख़त्म करना है। आराम से आपको समझ में आ रहा है ना? बस बहुत बढ़िया। अब अकबर को देखते हैं। तो अकबर का जो जन्म था वो अकबर का जो शासनकाल है वो 1556 से 1605 है। ये देखो, मुग़ल साम्राज्य में सबसे बड़ा इन्हीं का शासनकाल माना जाता है, 1556 से 1605 तक। तो देखो, अकबर का जो जन्म था वो अमरकोट के किले राणा वीरसाल के यहाँ 1542 में होता है। इनका जन्म कब हुआ? 1542 में। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि अकबर का जन्म कब हुआ? तो 1542 में। कहाँ हुआ? राणा वीरसाल के महल में। वीरसाल होगा यहाँ, वीरसाल के महल में अकबर का जन्म होता है। हुमायूं की जब मृत्यु हो जाती है तब अकबर की उम्र क्या थी? 13 वर्ष थी। कितनी थी? 13 वर्ष थी। तो 14 फरवरी 1556 को इसका कहाँ पे राज्याभिषेक कर दिया जाता है? तो यहाँ सवाल आता है कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो कलानौर में। कहाँ भाई? कलानौर में अब जो अकबर था उसका राज्याभिषेक कर दिया जाता है। कौन करता है? तो बैरम खां उसका राज्य अभिषेक कर देते हैं। ईंटों का सिंहासन बनाते हैं और उस पर कह देते हैं आज से तुम शासक हो। वहाँ पे उसका राज्य अभिषेक किया जाता है। बहुत ही कठिन परिस्थिति थी हुमायूं के सामने जब उनकी मृत्यु हो जाती है। जब अकबर का जन्म होता है तो हुमायूं के पास कुछ भी नहीं था जिससे वो खुशी जाहिर कर सके। तो वो उनके पास एक इत्र की शीशी होती है परफ्यूम की, और परफ्यूम तोड़ते हैं और कहते हैं ये सुगंध मैं चारों तरफ महका रहा हूँ और यही बांट रहा हूँ मैं अपने प्रियजनों में, और आगे चल के अकबर मेरा नाम बहुत ऊंचा करेंगे। तो सच में ऐसा उनका जो वो कहते हैं वैसा ही होता है। तो इसके बाद अकबर का जो पहला युद्ध आता है सबसे इम्पोर्टेंट, पानीपत का दूसरा। अकबर का ये पहला होता है लेकिन पानीपत का ये दूसरा युद्ध होता है। पानीपत का पहला युद्ध जो था वो बाबर ने लड़ा था 1526 में, और 20 साल बाद अकबर लड़ेंगे। 20 साल बाद अकबर लड़ रहे हैं 1556 में। सिचुएशन वही है बिल्कुल। अगर यहाँ अकबर हार जाते हैं तो वो हमेशा के लिए मुग़ल साम्राज्य क्या हो जाएगा? बिल्कुल मुग़ल साम्राज्य ख़त्म हो जाएगा। और उस समय अगर बाबर हारते तो भी मुग़ल साम्राज्य ख़त्म था। तो डेस्टिनी भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, दोनों के लिए वही सिचुएशन है और वैसा ही बिल्कुल परिस्थिति है। तो यहाँ पे फॉर्चुनेट होते हैं अकबर, और अकबर क्या होते हैं? जीत जाते हैं। तो वहाँ लेकिन अकबर के सामने कौन है भाई? उसके सामने तो राणा कौन था भाई? इब्राहिम लोदी था। तो अकबर के सामने कौन है? तो हेमचंद्र है।
हेमचंद्र, लेकिन इसका जो नाम आता है एग्ज़ाम में वो हेमू। तो सवाल आता है पानीपत की दूसरी युद्ध जो हुआ, दूसरी लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर और किसके विरुद्ध हुई? तो हेमू के विरुद्ध हुई। अब अकबर तो उस समय 13 साल के थे। सीधे तौर पे देखी जाए तो ये लड़ाई हेमू और बैरम खां के मध्य होती, क्योंकि अकबर की तरफ से कौन लड़ रहा था? बैरम खां लड़ रहे थे। देखो हेमू जो था वो अभी तक अफ़गान की तरफ से सबसे बड़ा योद्धा था, और उस समय राजा कौन था अफ़गान का? आदिल शाह। आदिल शाह। सवाल बनता है हेमू किसका सेनापति था? तो आदिल शाह का सेनापति था। अब इसने इतने ज़्यादा युद्ध जीते थे, 22 युद्ध जीत चुका था हेमू, क्योंकि उस समय कोई शासक ही नहीं था शक्तिशाली। तो हेमू ने 22 युद्ध जीत लिए थे, जिसके बाद वह विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। तो यहाँ से बस आपको ये याद रखना है, पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई है वो किसके विरुद्ध हुई है? अकबर और हेमू के बीच में हुई है। अब देखो दोस्तों, अकबर के द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं, कब और किस ईयर में किए गए हैं, ये आपको थोड़े से यहाँ पे देखने हैं। तो देखते हैं अकबर के द्वारा। पहला तो देखो दास प्रथा का अंत किया गया 1562 में। 1562 में दास प्रथा का अंत किया गया है। दास प्रथा का अंत 1562। इसके बाद तीर्थ यात्रा कर जो थी उसकी समाप्ति करते तीर्थ यात्रा 63 में। ऐसे याद करो, तीर्थ 63 में, दास 62 में। पहले शुरुआत दास 62 में ही होती है, 1562। अब ये तो पता ही है 1500 का काल अकबर का काल है। 62 में आपको ऐसे याद रखना, पहले दास ख़त्म किए, फिर तीर्थ यात्रा 63 में ख़त्म कर दी, फिर जजिया 64 में ख़त्म कर दिया, उसके बाद जजिया, ठीक है, जजिया 64 में ख़त्म किया। फिर देखो फतेहपुर सीकरी की स्थापना करेंगे और राजधानी आगरा से सीकरी ले जाएंगे। कब भाई? 1571 में। 1571 में। इसके बाद इबादत खाना की स्थापना करेंगे 1578 में। इबादत खाना की स्थापना 1578 में, और इबादत खाना में सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश 1578 में हो जाएगा। जब वो स्थापना करेंगे तभी ये चीज़ आ जाएगी। और इसके बाद लास्ट इनका आता है दीन इलाहियत 1581 या फिर 82 आ जाता है, 1581-82। तो दोनों में से कोई डेट है आपको लगानी है। दीन इलाही 1582, ओके, 1582 होना चाहिए यहाँ। इसके बाद इनका एक छूट जाता है बुलंद दरवाज़ा। बुलंद जो दरवाज़ा था, बुलंद दरवाज़ा कहाँ है भाई? फतेहपुर सीकरी में है बुलंद दरवाज़ा। और किस वजह से ये बनाते हैं? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे की क्या की जाती है? स्थापना कराई जाती है 1575 में। ओके, ये पॉइंट और आपको नोट करना है। तो ये हो गया आपके दास प्रथा का अंत से लेके दीन इलाही, ये आपको अच्छे से याद करना है। अब अगले पेज पे चलते हैं अकबर के। आप यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे, ये आपको पूरा पेज अच्छे से याद करना है भाई, इसमें कुछ नहीं है। ये तो पता ही है पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई है, और ये पॉइंट है, 4-5 पॉइंट हैं, ये आपको याद कर लेने। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं अकबर के, कि हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध जो था कब और किसके बीच लड़ा गया? तो 1576 में अकबर के सेनापति राजा मानसिंह जो थे, यानी सीधे तौर पे अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य लड़ा गया। अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य लड़ा गया, लेकिन ना तो इस तरफ से अकबर ने युद्ध किया था और ना ही महाराणा प्रताप की तरफ से महाराणा प्रताप ने किया है। उनकी तरफ से भी उनके सेनापति थे, और अकबर की तरफ से भी जो सेनापति थे वो कौन थे? राजा मानसिंह थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने कौन सा युद्ध लड़ा और जीता? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 1526 कलानौर में इनका क्या हो रहा है? राज्याभिषेक हो रहा है, और जस्ट राज्याभिषेक होते ही इन्हें क्या करना पड़ रहा है? युद्ध करना पड़ रहा है। तो 1556 में। अब दोस्तों देखो, ये हम लोग अभी थोड़ा सा जल्दी पढ़ रहे हैं इसलिए, वरना अगर हिस्ट्री पढ़ो तो एक टॉपिक को, यानी अकबर को पढ़ने में ही पूरा 1 वीक लगेगा। बहुत इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन अभी आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन के पर्पज़ से पढ़ना है, एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है भाई। तो पॉइंट टू पॉइंट आप यहाँ से पढ़ के जाइए, ये आपको बिल्कुल निचोड़ मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, महाराणा प्रताप कहाँ के राजा थे? तो महाराणा प्रताप आपको पता है मेवाड़ के राजा थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, महाभारत का फ़ारसी में अनुवाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका 4, कि महाभारत का जो है फ़ारसी में अनुवाद किसने किया? पहले तो देखो, महाभारत को फ़ारसी में जो अनुवाद हुआ तो क्या बोलने लगे उसे? रज़्मनामा। क्वेश्चन आता है कि महाभारत का फ़ारसी में अनुवाद के बाद
क्या किया गया, उसका नाम क्या रखा गया, तो रज्मनामा। रज्मनामा क्या है, महाभारत है, रामायण है, पंचतंत्र की कहानियाँ, इस तरीके से भी क्वेश्चन बनता है। तो रज्मनामा आपका महाभारत है। और ये किसने किया, तो बदायूनी ने इसका ट्रांसलेट किया था। बदायूनी ने महाभारत को फ़ारसी में रज्मनामा के नाम से ट्रांसलेट किया है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। मनसबदारी प्रथा किसने लागू की, तो भाई अकबर ने मनसबदारी प्रथा लागू की। बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य में बनाया गया, तो अकबर द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा की क्या की गई, स्थापना की गई या स्थापित किया गया, बनवाया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है। बीरबल के अलावा किस दरबारी ने दीन इलाही स्वीकारा, तो फैजी ने। यानी सिर्फ एकमात्र जो सर्वप्रथम हिंदू ने जिसे स्वीकारा था तो वो बीरबल आपके हो जाते हैं। और बीरबल के अलावा कौन है, तो फैजी ने। दीन ए इलाही 1582 आता है इसका। ओके, 1582। तो अकबर की जो एक अलग धर्म की नीति थी दीन ए इलाही, वो सर्वप्रथम बीरबल ने अपनाई थी और उसके बाद फैजी ने। सिर्फ 2 लोगों ने ही अपनाई थी। बीरबल की मृत्यु कैसे हुई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीरबल के जो नवरत्न थे उनमें सबसे इम्पोर्टेंट नवरत्नों में आते हैं बीरबल। अकबर के जो नवरत्न हुए हैं उसमें बीरबल। और बीरबल की मृत्यु कैसे हुई, यूसुफजइयों के दवाने में। अब ये यूसुफजई वही लोग हैं जिनको सर्वप्रथम बाबर ने पराजित किया था। तो यूसुफजइयों के विरुद्ध बाबर का पहला युद्ध हुआ था, तो वही यूसुफजई हैं जो क्या करते हैं, अब अपना फ़न उठाने लगे और इन्हें दबाने के लिए बीरबल को भेजते हैं। तो बीरबल की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। तो यूसुफजइयों के विद्रोह में बीरबल की मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है। फतेहपुर सीकरी में प्रवेश के लिए किए गए दरवाजे को किस नाम से जानते हैं, तो भैया आपको पता है फतेहपुर सीकरी में एक ही दरवाज़ा, कौन सा, बुलंद दरवाज़ा। क्वेश्चन नंबर 10 है। पानीपत का द्वितीय युद्ध में किसकी जीत हुई, तो अकबर की जीत हुई, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया, तो 1556 में अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 12 है। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अनवरत ए सुहेली, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अनवरत ए सुहेली, ये किसने किया है, सबसे इम्पोर्टेंट ये किसने किया, तो आबुल फजल ने किया है। हो सकता है नाम ना आए लेकिन ये पूछ लेगा किसने किया, तो आबुल फजल ने किया। लेकिन महाभारत का नाम पूछता है रज्मनामा। ओके, बदायूनी ने जो किया है। क्वेश्चन नंबर 13 है। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू, बता चुके हैं, बीरबल है भैया आपका। क्वेश्चन नंबर 14 है। दयशाला व्यवस्था को लागू करने के लिए किसकी नियुक्ति की गई, तो करौरी जिला अधिकारी। ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है क्वेश्चन, छोड़िए। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं। जरी कलम की उपाधि से किसे नवाजा गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जरी कलम की उपाधि से किसे नवाजा गया, तो मोहम्मद हुसैन। अब देखो जरी कलम और क्या बोलते हैं सीरी कलम, 2 क्वेश्चन आते हैं और इसमें क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो जरी कलम जला हुआ कौन है, मोहम्मद हुसैन। ठीक है, ऐसे याद रखना, जला हुआ कौन है, मोहम्मद हुसैन। और जब अगला क्वेश्चन आएगा तब मैं समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 16 है। गुजरात के विजय के दौरान अकबर किन विदेशियों से मिले थे, तो पुर्तगालियों से मिले हैं। और पहली बार इन्होंने समंदर भी देखा है गुजरात विजय पे। किसके संरक्षण में अकबर ने 1560 ईस्वी तक शासन किया, तो भाई 1560 तक ये किसके करता है, 4 साल तक बैरम खां के संरक्षण में करता है। उसके बाद ये खुद का शासन अपने हाथ में ले लेते हैं। आयने अकबरी और अकबरनामा की रचना किसने की, तो अबुल फजल ने की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 18। क्वेश्चन नंबर 19 है। अकबर ने सबसे पहले समंदर कहाँ देखा, तो गुजरात विजय के दौरान ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ये आपका दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। अकबर ने सीरी कलम, ये देखो शीरी कलम, सबसे अभी क्या था, जरी कलम मोहम्मद शाह और शीरी कलम आपका अब्दुल समद। देखो कैसे याद करना, देखो शीरी है तो ये समद हो जाएगा, शीरी शमद, ऐसे याद करना, शीरी शमद हो जाएगा और जरी हुसैन हो जाएगा या मोहम्मद हुसैन। शीरी शमद एक याद कर लो, शीरी शमद। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। अकबर ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम से करवाया, देखो यही क्वेश्चन आया, तो रज्मनामा के नाम से कराया है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि अकबर ने भू राजस्व के लिए कौन सी पद्धति अपनाई, तो दहसाला पद्धति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी पद्धति अपनाई, दहसाला पद्धति अपनाई। क्वेश्चन नंबर 23 है।
अकबर ने फतेहपुर सीकरी में धार्मिक परिचर्चाओं के लिए क्या बनवाया? तो इबादत खाना। इबादत खाने की स्थापना अकबर ने कराई थी फतेहपुर सीकरी में। किसकी? इबादत खाना। क्वेश्चन नंबर 24, अकबर ने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किस नाम से कराया? तो अनवरत ए सुहेली। अनवरत ए सुहेली। और किसने किया है? अबुल फजल ने किया। अबुल फजल ने ही किया है। हाँ भाई, आपके अबुल फजल ने किया है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। अकबर ने कौन सा कर समाप्त कर दिया? तो सबको पता है, जजिया कर। 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया। 26 क्वेश्चन कहता है भाई, अकबर ने किस धर्म की स्थापना की? तो दीन ए इलाही। 1582। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1582 दीन ए इलाही। 27 क्वेश्चन है कि अकबर ने आगरा के नज़दीक किस नगर की स्थापना की थी? तो फतेहपुर सीकरी की। ट्रांसफ़र करता है फतेहपुर सीकरी, लेकिन वहाँ का पानी जो ग्राउंड लेवल वाटर था वो बहुत कम था, तो इसे वापस दोबारा आगरा आना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, अकबर के समकालीन कौन से सूफ़ी संत थे? तो शेख सलीम चिश्ती। कौन है भाई? शेख सलीम चिश्ती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और इन्हीं के नाम पे, इन्हीं के आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, अकबर के मकबरे का निर्माण किस स्थान पर किया गया है? देखो, तो अकबर का जो मकबरा है वो जहांगीर ने आगरा के निकट सिकंदरा में कराया है। कहाँ कराया है? तो भाई पहले तो देखो, अकबर का जो मकबरा है वो कहाँ है? आगरा के सिकंदरा में है। बहुत सही, सिकंदरा में है। और किसने कराया? जहांगीर ने कराया। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। अकबर के दरबार में जो नवरत्न थे वो कौन कौन है भाई? तो सबसे पहले बीरबल हैं, मानसिंह है, फैज़ी, टोडरमल, अब्दुल रहीम खाने खाना, अबुल फजल, तानसेन, भगवान दास और मुल्ला दो प्याजा। ओके, वैसे यहाँ से क्वेश्चन बनते नहीं है, लेकिन इनकी स्टोरी है तो अच्छी है, इसलिए याद ऐड कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 है, अकबर की मृत्यु कब हुई? तो ये इंपॉर्टेंट है, 1605। प्लीज़ सबके डेट ऑफ बर्थ और मृत्यु जरूर पढ़िए। पिछली बार यहाँ से एक क्वेश्चन बना था, औरंगजेब का पूछ लिया था, जो कि क्या था? 1707 था। इसकी मृत्यु हो जाती है। 32 नंबर का क्वेश्चन है, अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो देखो, 1542 में हुमायूं के प्रवास के दौरान, यानी हुमायूं का क्या चल रहा था? वो प्रवास चल रहा था वो, और अमरकोट में राणा बीरसाल के महल में अकबर का जन्म होता है 1542 में। क्वेश्चन नंबर गलत लिखा है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 33 है, अकबर के दरबार में नवरत्न, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, चलो ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, कहाँ? जहांगीर पे चलते हैं। तो जहांगीर को जल्दी से देखना है, क्वेश्चन ये वीडियो बड़ा हो जाएगा नहीं तो। जहांगीर पे चलते हैं। राज्य की जनता को न्याय, पहला ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपका सवाल आ जाता है कि न्याय की जंजीर किसने लगवाई थी? तो आपके जहांगीर ने लगवाई है। किसने लगवाई है? जहांगीर ने लगवाई है। राज्य की जनता के लिए न्याय दिलाने के लिए जहांगीर ने अपने महल के बाहर क्या प्रतीक के तौर पे लगवाया था? तो सोने की एक जंजीर लगाई थी, जिसका नाम था न्याय की जंजीर। किसी भी समय जिसको भी इंसान को न्याय चाहिए हो, वो जंजीर मतलब क्या कहते हैं, पकड़ के हिला दे, तो उससे क्या होगा? घंटा बजता था और उसे न्याय मिलने के लिए बुला लिया जाता था। दूसरा क्वेश्चन है, राजगद्दी पर बैठती जहांगीर के खिलाफ किसने विद्रोह किया? तो जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र था खुसरो, उसने विद्रोह किया। तीसरा क्वेश्चन है, मुग़ल बादशाह में किस अंग्रेज के नेतृत्व ने व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने की सफलता पाई? क्वेश्चन है, देखो, किस जहांगीर के शासनकाल में कौन सा अंग्रेज आया था? तो पहले याद रखना, सर टॉमस रो आए हैं। कौन आए हैं? सर टॉमस रो। और इसने ही व्यापारिक अनुमति प्राप्त कर ली थी, सर टॉमस रो ने। क्वेश्चन 4 है, महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के विरुद्ध जहांगीर ने सैन्य अभियान के लिए किसे जिम्मा भेजा था? तो शहजादा खुर्रम को। अब इसकी स्टोरी क्या है? अकबर के समय अकबर हैं, उधर से कौन है? महाराणा प्रताप हैं। तो दोनों में से कभी कोई नहीं पराजित हुआ, दोनों ही अजय रहे। अब अकबर भी समाप्त हो गए और महाराणा प्रताप की भी क्या हुई? नेचुरल डेथ हो गई। तो उसके बाद अकबर की तरफ से कौन आया भाई? तो जहांगीर आ गए हैं। अब महाराणा प्रताप के पुत्र कौन हैं? अमर सिंह हैं। अब इन दोनों के बीच में भी वही तनातनी है, तो अमर सिंह को परास्त करने के लिए किसे भेजते हैं? शहजादा खुर्रम को भेजते हैं। और खुर्रम कौन है? शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में अंग्रेज़ों ने पहला कारोबारी केंद्र कब और कहाँ स्थापित किया? तो 1613 में सूरत में। क्वेश्चन नंबर 6 है, जहांगीर ने सिखों के किस गुरु, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिखों के किस गुरु को फांसी पर लटका दिया था?
तो 5वें गुरु अर्जुन देव। देखो जहांगीर अर्जुन देव को फांसी पर लटका देगा और औरंगजेब 2 मुग़ल बादशाह 2 गुरुओं को मारते हैं। एक तो देखो जहांगीर अर्जुन देव को, और औरंगजेब आपका आगे आएगा, वो किससे पराजित करेगा, मतलब वो किसकी हत्या करेगा, तो गुरु तेग बहादुर की। क्वेश्चन नंबर 7 है, जहांगीर ने किसके नेतृत्व में आगरा की एक चित्रशाला की स्थापना की, तो आगा रजा खान। ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था, तो जहांगीर के बचपन का नाम सलीम मिलता है। जहांगीर की मृत्यु कब हुई, 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जहांगीर की बेगम नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेहरुन्निसा था। क्या था भाई, मेहरुन्निसा था। क्वेश्चन नंबर 11 है, जहांगीर ने किसे न्याय का प्रतीक मानते थे, तो सोने की जंजीर जो कि क्या थी, जहांगीर ने लगवाई थी। क्वेश्चन 12 है, जहांगीर का मकबरा किसने बनाया, तो जहांगीर का मकबरा नूरजहां ने बनाया। जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया, नूरजहां ने। और कहाँ है ये, लाहौर में है। कहाँ है भैया, लाहौर में, लिख लो, लाहौर में जहांगीर का मकबरा है, और बनवाया किसने, नूरजहां ने। क्वेश्चन नंबर 13 है, जहांगीर का मकबरा कहाँ है, तो भाई लाहौर में है, बता दिया अभी। किसने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है। तो नूरजहां की माँ थी अस्मत बेगम। कौन थी भाई, अस्मत बेगम, अस्मत बेगम। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी, तो नूरजहां की माँ अस्मत बेगम ने। 15 है कि किसके नेतृत्व में पहली बार मुग़ल दरबार में आए थे, मतलब किसके नेतृत्व में पहली बार मुग़ल दरबार में आए थे, कौन, अंग्रेज। मुग़लों के दरबार में अंग्रेज आए थे, किसके नेतृत्व में आए थे, तो भाई कौन लेके आया था, तो कैप्टन हॉकिंस आया था। सर्वप्रथम कौन आया था, कैप्टन हॉकिंस आया था। ये चला था अकबर के लिए, लेकिन तब तक अकबर क्या हो जाते, ऑफ हो जाते हैं, तो उनकी जगह कौन आ जाते, जहांगीर। लेकिन ये लेके तो पूरा आया था अकबर के नाम से, उनकी प्रशंसा के तौर पे पता चलता है जहांगीर हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं, मिल लिया, फिर ये चला जाता है। इसके बाद दोबारा आते हैं कौन, कैप्टन रॉ, पीछे बताया था अभी आपको, कहाँ गए, सर टॉमस रॉ। तो टॉमस रॉ आते हैं, उनसे जहांगीर से वो क्या लेते हैं, फिर बिजनेस की परमिशन लेंगे। तो याद रखना पहली बार कौन आया था, कैप्टन हॉकिंस। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस नाम से जहांगीर ने सिक्के जारी किए, तो निसार नाम से। क्वेश्चन नंबर, आप देखो यहाँ से आपके जहांगीर के जितने भी क्वेश्चन थे, मैं इसलिए जल्दी करा रहा हूँ ताकि आपका ही समय बचे, ठीक है। तो यहाँ से आपके जहांगीर के ये क्वेश्चन हो गए हैं, समथिंग 15+ क्वेश्चन थे, यहाँ से ये आपका कोई क्वेश्चन बनेगा, कोई भी आएगा यहाँ से आएगा। आप शाहजहाँ पे चलते हैं, उसके बाद औरंगजेब, फिर 15 क्वेश्चन उधर हैं, और यहाँ पे फिर वीडियो ख़त्म हो जाएगा। तो शाहजहाँ पे चलते हैं सीधा। इसका पहला सवाल क्या है, जहांगीर के बाद सिंहासन पर भाई कौन बैठा, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, शाहजहाँ बैठते हैं। शाहजहाँ के पिता का क्या नाम था, तो आप सभी को इसका आंसर पता है, जहांगीर था भाई। तीसरा क्वेश्चन है, शाहजहाँ की माता का क्या नाम था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जगत गोसाई। शाहजहाँ की माता कौन थी, जगत गोसाई, और शाहजहाँ की माता थी जगत गोसाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, शाहजहाँ के बचपन का नाम बहुत पूछा जाता है, खुर्रम था। कौन था, खुर्रम था। आप क्वेश्चन 5 है, जहांगीर की मृत्यु के समय शाहजहाँ कहाँ का सूबेदार था, तो याद रखना अहमदनगर महाराष्ट्र का सूबेदार था। अहमदनगर महाराष्ट्र का सूबेदार है कौन, शाहजहाँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, शाहजहाँ का जन्म कब हुआ, तो 1592 में हुआ। ये इसका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मत याद करें, कोई दिक्कत नहीं। जो मैं बता दूं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसको ज़रूर अच्छे से हाईलाइट करें। शाहजहाँ का जन्म कहाँ हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट है, लाहौर में होता है भाई शाहजहाँ का जन्म। तो जहांगीर की जहाँ मकबरा है वहीं शाहजहाँ का जन्म हो जाता है, लाहौर में। क्वेश्चन 8 है, शाहजहाँ के काल को क्या कहा जाता है, तो भाई स्थापत्य कला का, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल बोलते हैं। किसे बोलते हैं, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल बोला जाता है। भाई देखो, गुप्त काल को बोलते हैं प्राचीन भारत का स्वर्णकाल। अब मुग़ल काल में स्थापत्य करके अगर सवाल आएगा कि भाई स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसे बोलेंगे, तो शाहजहाँ का लगाएंगे। जहांगीर की जो शासनकाल था उसे चित्रकारी का स्वर्णकाल बोलेंगे। किसे, चित्रकारी का। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकारी का, क्योंकि जहांगीर को चित्रकारी का बहुत शौक़ था और वो खुद भी चित्रकारी का
यानी पेंटिंग का ज्ञान रखता है। तो जहांगीर के शासनकाल को चित्रकारी का, और शाहजहाँ को स्थापत्य कला, क्योंकि सबसे ज़्यादा मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो किसके शासनकाल में बने हैं, शाहजहाँ के शासनकाल में ही बने। आगरा, रेड फोर्ट, आपके जामा मस्जिद वगैरह ये जितने भी बने हैं। ओके, अब अगला क्वेश्चन है, शाहजहाँ ने अर्जुमंद बानो बेगम से विवाह किया था, कब किया भाई, 1612 में अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या, तो भाई यही अर्जुमंद बानो बेगम है। कौन है भाई, अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय इतिहास में बलि का बकरा किसे कहा जाता है, तो द्वार बख्श। काफ़ी मज़ेदार स्टोरी है इसकी, लेकिन अभी समय नहीं है, इतना ही आप याद रखिए कि द्वार बख्श को बलि का बकरा कहा जाता है भारतीय इतिहास में। अब द्वार बख्श कौन था, तो जहांगीर के बड़े पुत्र, जो बड़ा पुत्र था खुसरो, उसका पुत्र था द्वार बख्श। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में मिनी अकबर किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सबसे ज़्यादा मिनी अकबर कहते हैं दारा शिकोह को। शाहजहाँ का फेवरेट बेटा कौन था, तो दारा शिकोह। और दारा शिकोह अगर राजा बनता तो वो अकबर से भी अच्छा था। अब क्वेश्चन यहाँ दारा शिकोह से एक और क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है भाई, कि उपनिषद जो थे हमारे, उनका ट्रांसलेशन किसने किया था, तो दारा शिकोह ने। या उपनिषदों को किस मुग़ल राजकुमार ने पढ़ा, तो दारा शिकोह ने पढ़ा है। ओके, अगला क्वेश्चन है, दारा शिकोह कौन था, तो शाहजहाँ का बेटा है दारा शिकोह। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए। शाहजहाँ से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा नहीं बनेंगे। इसके बाद अब हम लोग चलेंगे सीधा औरंगजेब पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, औरंगजेब का शाहजहाँ की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा, तो शाहजहाँ का पुत्र औरंगजेब बैठता है भाई। औरंगजेब की माता का क्या नाम था, तो औरंगजेब की माता का नाम मुमताज महल है। और मुमताज महल का क्या नाम है, अर्जुमंद बानो बेगम। क्या भाई, अभी बताया ना आपको, अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल को ही बोलते हैं। अब औरंगजेब की माता का नाम मुमताज महल, अर्जुमंद बानो बेगम। औरंगजेब का भैया जन्म और मृत्यु दोनों याद रखना। औरंगजेब का जन्म कहाँ हुआ, तो 1618 में हुआ। 16 में 2 प्लस कर दो तो भाई 18 हो जाएगा। तो 1618 में उज्जैन में हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब का विवाह कब और किसके साथ हुआ, तो दिलरास बानो बेगम के साथ हुआ है। इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। औरंगजेब ने अपना पहला राज्याभिषेक कहाँ कराया, इसके 2 बार राज्याभिषेक हुआ। इसमें पहला राज्याभिषेक इसने आगरा में कराया 1658 में, 1658 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्याभिषेक के समय औरंगजेब ने कौन सी उपाधि धारण की, तो भाई अबुल मुजफ्फर, मोहिनुद्दीन मुजफ्फर, औरंगजेब, बहादुर, आलमगीर। इतनी बड़ी याद नहीं करनी है आपको सिर्फ ये आलमगीर याद रखना है। क्या रखना है याद, आलमगीर। आलमगीर किसकी उपाधि थी, तो आलमगीर जो है औरंगजेब की उपाधि है। यहीं से क्वेश्चन आता। कलंदर किसकी है, तो कलंदर आपके बाबर की है। ओके, औरंगजेब ने अपना दूसरा राज्याभिषेक कब और कहाँ कराया, तो देखो दूसरा जो राज्याभिषेक है ये दिल्ली के शाहजहाँ महल में। पहला आगरा में कराता है और दूसरा दिल्ली के शाहजहाँ महल में। देखो क्वेश्चन 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। सिख औरंगजेब के शासनकाल में मुग़लों से असंतुष्ट थे, इसका कारण क्या है, क्यों असंतुष्ट थे, क्योंकि जहांगीर ने सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी पर लटका दिया। और ऐसा ये करता है, ये तेग बहादुर की हत्या करवा देता है। अब देखो सिख के कौन से गुरु यानी तेग बहादुर की कौन सा मुग़ल शासक जो था वो वध करा देता है, तो भाई औरंगजेब। अभी बताया ना, तो जहांगीर कराता है अर्जुन देव को, अर्जुन देव की हत्या, और जो औरंगजेब है वो आपके तेग बहादुर की हत्या करा देता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे, तो गुरु तेग बहादुर के गुरु गोविंद सिंह ही पुत्र थे। गुरु गोविंद सिंह ने मुग़लों के साम्राज्य का विरोध क्यों किया, क्योंकि पिता की हत्या का उन्हें क्या लिए प्रतिशोध लेना था। पिता की हत्या की प्रतिशोध की भावना पैदा हो गई थी उनके अंदर, इसलिए उन्होंने मुग़लों का विरोध किया। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिखों को खालसा धर्म में किसने परिवर्तित किया था, तो ये कौन थे भाई, आपके गुरु गोविंद सिंह। खालसा धर्म एक क्वेश्चन आ रहा था, खालसा पंथ की स्थापना किसने की, गुरु गोविंद सिंह ने। कब की है, तो 1699 में। डेट आती है, डेट से क्वेश्चन आते हैं। खालसा पंथ की स्थापना 1699, खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह।
मराठों के विद्रोह को दबाने के लिए औरंगजेब ने किससे भेजा, तो शाइस्ता खां को भेजा। अब मराठों ने विद्रोह किया आहिस्ता आहिस्ता, तो उसे दबाने कौन गया, शाइस्ता खां। शाइस्ता शाइस्ता ऐसे याद कर लीजिए भाई। हिस्ट्री जो है बहुत बड़ी है, बिना ट्रिक के आप टिपिकल चीज़ों को याद नहीं कर सकते, तो अपने मुताबिक कैसे भी कुछ भी करके ट्रिक बनाइए और याद कर लीजिए। क्वेश्चन 14 है, औरंगजेब के शासनकाल में मराठों का नेता कौन था, तो भाई औरंगजेब के शासनकाल में वीर शिवाजी थे। कौन थे, छत्रपति शिवाजी महाराज। ओके। क्वेश्चन नंबर 15 है, औरंगजेब किस धर्म का समर्थक था, तो वह कट्टर सुन्नी मुसलमान था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसा था, कट्टर सुन्नी मुसलमान था। किस मुग़ल शासक ने सिक्कों पर कलमा खुदवाने से रोक लगा दी थी, तो भाई जितने भी कार्य अच्छे चले हुए थे अकबर के द्वारा, ये सब पे रोक लगा देता, कौन था भाई, औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस मुग़ल शासक ने झरोका दर्शन, जो कि अकबर के द्वारा चलाया जाता था, उससे क्या प्रजा को देखते थे, प्रजा की कोई समस्या होती थी, जैसे अभी लगते हैं दरबार हमारे, जिसमें मुख्यमंत्री महाराज बैठते हैं और जनता से जनता दरबार लगता है, उसी तरीके से झरोका दर्शन था। इस पर रोक किसने लगा दी थी, अकबर ने इसको शुरुआत की थी, औरंगजेब इसकी रोक लगवा देता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस मुग़ल शासक को जिंदा पीर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है यही आपका आ जाए। अकबर से औरंगजेब से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला यही क्वेश्चन है कि जिंदा पीर किसे कहा जाता है, तो औरंगजेब 2 बार राज्याभिषेक किसका हुआ, तो औरंगजेब। इसके बाद औरंगजेब के कितने पुत्र थे, तो औरंगजेब के 4 पुत्र थे। कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की, छोड़िए इस क्वेश्चन को। लेकिन ये याद रखना कि शाहजहाँ जो था वो किसे शासक बनाना चाहता था, तो दारा शिकोह को। किसे, दारा शिकोह। और दारा शिकोह को कौन पराजित कर देता है, तो औरंगजेब कर देता है। किसके, कौन से युद्ध में, धर्मत के युद्ध में। धर्मत के युद्ध में दारा शिकोह को पराजित कर देता है औरंगजेब। आगे क्वेश्चन आएगा आपका। अब देखो, औरंगजेब ने लगभग कितने वर्षों तक राज्य किया, तो लगभग 50 वर्षों तक राज्य किया। और ये क्वेश्चन आपका पिछले साल पैट में आया था कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई। ये डेट नहीं पूछेगा लेकिन सन पूछ लेता है। 1707 में इसकी मृत्यु हुई थी, 1707 में। और 1618 में इसका क्या होता है, जन्म होता है। औरंगजेब को कहाँ दफनाया गया, तो देखो भाई दौलताबाद देवगिरी में। यहाँ पे क्या बनाता है, ये बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा, ये भी कहाँ है भाई, ये कहाँ है बीबी का मकबरा, तो बीबी का मकबरा है औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। इससे ताजमहल की फूहड़ नकल भी बोलते हैं, सवाल आता है ताजमहल की फूहड़ नकल, तो भाई औरंगाबाद में स्थित बीबी का मकबरा। किस बीबी की याद में बनवाया था, तो राबिया और दुर्रानी। आप याद रखिए राबिया, क्या रखेंगे याद, राबिया इसकी जो पत्नी थी उसकी याद में। भाई पिताजी ने बनवाया तो ये बेटा कहाँ पीछे रहने वाला। दोस्तों यहाँ आपके ये औरंगजेब के क्वेश्चन समाप्त हो गए। 26 क्वेश्चन औरंगजेब के हैं और आपके मतलब प्रत्येक से 30 प्लस क्वेश्चन ही थे, तो 7 शासन थे। 30 का मल्टीप्लाई करिए तो यानी 200 प्लस क्वेश्चन आपके मैं मानता हूँ। 200 क्वेश्चन आपके उधर हो गए, ये 1 लाइनर, और 15 क्वेश्चन आपके यहाँ से ये उत्तर जो मुग़ल काल है यहाँ से आपके शुरू होने वाले हैं। तो यहाँ से भी 2-4 क्वेश्चन हो सकता आ जाए, पूछ लेता वही क्वेश्चन जो 10-12 क्वेश्चन आते हैं, वही 10-12 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये देख लीजिए मेरे साथ। तो पहला क्वेश्चन है उत्तर मुग़ल काल का, ये औरंगजेब के बाद का जो शासनकाल आता है, जो मैंने बताया था औरंगजेब के बाद का जो पीरियड आता है, उससे जो सवाल बनते हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में मुग़ल साम्राज्य के अंतिम सम्राट कौन थे, तो भाई महान सम्राट कौन थे, बहादुर शाह जफ़र द्वितीय। लगाना जरूर ध्यान रखें, द्वितीय। ओके। प्रश्न दूसरा है, सैयद बंधुओं की सहायता से फर्रुखशियर बादशाह बना। अब ये सैयद बंधुओं का काल कौन था, इन्हें किंग मेकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किंग मेकर। समझ जाइए, मेकर की स्पेलिंग MAKER, किंग मेकर किसे बोलते हैं। सवाल ये भी बनता है कि किंग मेकर किसे बोलते हैं, तो सैयद बंधुओं को किंग मेकर बोला जाता। अब इन सैयद बंधुओं का
जो दिल्ली मतलब जो मुग़ल साम्राज्य था उस पर कब्जा कब हो गया था, वही जो चाहते थे वही राजा बनता था। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई राजा बने, आए चले गए 2-4 साल, क्योंकि इनके मुताबिक जो नहीं चलता था वो उसे हटवा देते थे, मरवा देते थे। तो किंग मेकर किससे बोला गया है, मुग़ल साम्राज्य का सैयद बंधुओं को। और इसका शासनकाल क्या है भाई, 13 से 20। ओके, अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में किनके बीच हुआ था। तो आपको पता है, मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली। ये जब मराठा पढ़ाएंगे तभी इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में। अब क्वेश्चन अगला है, ब्लैक होल ट्रेजिडी या काल कोठरी की त्रासदी का शासनकाल किसके शासनकाल में हुआ। आप देखो, ब्लैक होल की घटना आपने सुनी होगी, ब्लैक होल की घटना किसके शासनकाल में होती है। जो ब्लैक होल की घटना है वो सिराजुद्दौला, किसके शासनकाल में, सिराज के शासनकाल में होती है, सिराज। और ये बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, उसके शासनकाल में ब्लैक होल की ट्रेजिडी की घटना होती है। अब बंगाल में तो सिराजुद्दौला था, उसने किया, लेकिन उस समय मुग़ल बादशाह कौन था भाई, ये बताना है आपको। तो क्या भाई बहादुर शाह जफ़र थे, नहीं। अकबर द्वितीय थे, नहीं। आलमगीर द्वितीय थे या अहमद शाह थे, बताइए। तो इसका आंसर है आलमगीर द्वितीय। ओके, तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था, तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम शासक, क्या कोई बता सकता है इसका आंसर। जहांदार शाह है, फ़र्रुखसियर है, मोहम्मद शाह है, अहमद शाह। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। क्वेश्चन 6 है, अहमद शाह अब्दाली का भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ, यानी किसके शासनकाल में हुआ। तो अहमद शाह अब्दाली का जो भारत पर आक्रमण हुआ उस समय मुग़ल बादशाह अहमद शाह था। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस मुग़ल बादशाह को सुंदर युवतियों के प्रति रुझान के कारण रंगीला बादशाह कहा जाता है। इन्हीं सवालों की वजह से ये उत्तर वैदिक के क्वेश्चन आते हैं कि रंगीला बादशाह किसे कहते हैं, गणितकायर कौन है, साहे बेखबर किस राजा को बोलेंगे। तो ये 3-4 सवाल हैं, ये देख लिए। रंगीला बादशाह किसे कहेंगे, कि मोहम्मद शाह है, जहांदार शाह है, शाह आलम द्वितीय या आलमगीर द्वितीय। तो भाई रंगीला बादशाह आपका हो जाएगा मोहम्मद शाह। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस मुग़ल बादशाह को घृणितकायर कहेंगे। तो फ़र्रुखसियर, किसे कहेंगे, फ़र्रुखसियर। जो सियार होता है वो क्या होता है, घृणितकायर होता है, ऐसे याद रखिए। तो ये भी शियार ही था। क्वेश्चन 9 है, किस मुग़ल बादशाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। तो जहांदार शाह को, किसे, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। जुल्फ़िकार खां किस मुग़ल बादशाह का वज़ीर था। जुल्फ़िकार खां किस मुग़ल, जहांदार शाह, मोहम्मद शाह, आलम शाह या बहादुर शाह प्रथम। तो जुल्फ़िकार शाह, जहाँ तक इसका आंसर है बहादुर शाह प्रथम का है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम क्या था। बहादुर शाह प्रथम, क्या गौहर अली था, मुअज्जम है, रोशन अख्तर है, कादर है। इसका आंसर हो जाएगा मुअज्जम। क्या है भैया आंसर इसका, मुअज्जम। बहादुर शाह प्रथम किसका पुत्र है, औरंगजेब का पुत्र है, उनका ही नाम है मुअज्जम। क्वेश्चन नंबर 12 है, मुग़ल सल्तनत का अंतिम बादशाह कौन था। तो मुग़ल सल्तनत का अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफ़र, वो भी द्वितीय। कौन से, तो बहादुर शाह जफ़र द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस मुग़ल शासक के शासनकाल में भारत से जजिया कर अंतिम रूप से समाप्त हुआ। तो मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, औरंगजेब ने दोबारा से जजिया कर अकबर ने समाप्त किया, फिर औरंगजेब लगा देता है। तो औरंगजेब के बाद भी किसने समाप्त किया पूरी तरीके से, तो मोहम्मद शाह रंगीला ने। किस मुग़ल शासक को शाहे बेखबर, इस तरीके से सवाल आते हैं ना, शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम। कौन है, बहादुर शाह प्रथम। और ये औरंगजेब का पुत्र होता है बहादुर शाह प्रथम, उसी को शाहे बेखबर बोलेंगे। द्वितीय नहीं लगा देना, द्वितीय तो बहुत बाद में आएगा। वो बहादुर शाह जफ़र थे और ये बहादुर शाह प्रथम है, शाहे बेखबर। तो दोस्तों ये आपका पूरा मुग़ल पीरियड, यानी मुग़ल जो भी साम्राज्य था, इससे सवाल हो गए हैं। और आप खुद ही देख लीजिए अगर आपने पूरा वीडियो देखा है मेरे साथ, और इसको 2 बार कम से कम देखना। और एक भी क्वेश्चन आपका किसी भी एग्ज़ाम में हो, मुग़ल से अगर
क्वेश्चन आते हैं तो नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। आप खुद ही देखिए सारे अलग अलग किंग से जो भी इतनी अच्छी तरीके से पॉइंट टू पॉइंट फैक्ट डाले गए हैं। क्या लगता है अगर कोई एक दो क्वेश्चन छूट जाए तो वो बात अलग होती है, जीएस है कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके 99% 95% क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दीजिए और क्या, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में। अगला टॉपिक आपका शायद यूरोपीय आगमन कराया जाएगा और उसके बाद फिर हम सीधे चलेंगे अपने मॉडर्न हिस्ट्री पर आ जाएंगे। 2-3 वीडियो उसके होंगे, उसके बाद आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। ओके दोस्तों, मिलते हैं कल और गुड नाइट।